नमस्कार, मैं निकिता अग्रवाल। DIA और दक्षिणामुखी शिक्षण संस्थान की निःशुल्क कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पंजाब और आंग्ल सिख संघर्ष। आंग्ल सिख संघर्ष को समझने से पहले हमें पंजाब की पृष्ठभूमि के बारे में समझना चाहिए कि पंजाब प्रांत का अस्तित्व कैसे आया। ठीक है, पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी, जो कि मुगल काल में एक समृद्ध प्रांत था और उपजाऊ प्रांत था। वहाँ पे किसानी बहुत अच्छी होती थी। मुगलों के साथ उनका निरंतर टकराव होता था, अक्सर करों को लेकर। ठीक है, 18वीं शताब्दी में सिखों का उदय एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ा, तब एक नई शक्ति का उदय हुआ, जो कि सिख समुदाय की शक्ति थी, जो कि मुख्यतः पंजाब प्रांत में निवास करते थे। ठीक है, सिखों के 10 गुरु थे, जैसा कि हम जानते हैं। उनमें से अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को नकारा। उन्होंने कहा कि हमें खालसा पंथ की स्थापना करनी चाहिए। खालसा पंथ एक पंथ होता है, एक समुदाय होता है, जिनकी वेशभूषा में 5 ककार होते हैं या 5 कक्के होते हैं। ठीक है, 5 कक्के क्या होते हैं? केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा। ये एक सच्चे सिख की निशानी है कि वो 5 ककार को हमेशा अपने साथ रखते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिख समाज गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। ठीक है, इनके बाद बंदा बहादुर ने सिखों को वापस से एकत्रित किया। ठीक है, बंदा बहादुर, जिनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, जो पंजाब में सिख किसानों को एकत्रित कर मुगलों से लगातार संघर्ष करते रहे। ठीक है, बंदा बहादुर के शिष्य उन्हें सच्चे बादशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। हम जैसे सुनते हैं सच्चे बादशाह का नाम, तो वो कौन थे? बंदा बहादुर थे। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। ठीक है, तो ये 3 नाम एक ही व्यक्ति के हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1716 ईस्वी में फर्रुखशियार मुगल शासक ने बंदा बहादुर और उनके पुत्र की हत्या करवा दी। इसके बाद सिख समुदाय का उत्कर्ष थोड़ा सा थम गया, परंतु जैसे कि हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर था और उनका कोई सशक्त नेतृत्व नहीं था, और साथ ही नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग बार बार आक्रमण कर रहे थे, जो कि मुगल शासन को कमज़ोर कर रहे थे। ठीक है, इसके चलते ही सिख राज्यों का पुनः उदय होता है। अहमद शाह अब्दाली के भारत वापस जाने पर सिखों ने पुनः पंजाब में और जम्मू राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि पंजाब प्रांत भारत के उत्तर में है, तो ये पंजाब और जम्मू राज्य पर उन्होंने अधिकार कर लिया। फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पुनः पंजाब के शिक्षकों, जो पृथक पृथक जातियों में बटे थे, यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि पंजाब जो था वो डिफरेंट जातियों में बटा हुआ था। ठीक है, एक ऐसे दल के रूप में विकसित किया जो दल खालसा के रूप में जाना जाता है। तो ये आप शब्द को याद रखिएगा कि दल खालसा क्या होता है, खालसा पंथ क्या होता है। ठीक है, दल खालसा अस्तित्व में आया किनके नेतृत्व में? कपूर सिंह के नेतृत्व में। सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा। धार्मिक सेना का मतलब यहाँ पर हुआ कि किसी प्रांत किसी नए समुदाय की सिखों की धार्मिक सेना का अर्थ हुआ कि धर्म को प्रचार करने के लिए, धर्म को प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपनी एक सेना बनाई, जो दल खालसा के रूप में जानी गई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद इनका नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। ठीक है, जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही सिख 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गए। ठीक है, 12 स्वतंत्र मिसल मतलब एक अलग अलग इकाइयों के रूप में 12 स्वतंत्र, जिन्हें मिसल कहा जाता है, जत्था में संगठित हो चुके थे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपना कार्य कर रहे थे। प्रत्येक मिसल की पहचान, उनका एक नाम, उनका निशान, उनका झंडा होती थी। ठीक है, सभी मिसल के नेताओं की एक संयुक्त समिति होती थी, जो कि सभी कार्यों की देखरेख करती थी। ठीक है, सभी मिसलों के कार्यों का क्रियान्वयन करती थी। 1753 में दल खालसा ने बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्था के लिए राखी प्रथा आरंभ की। राखी प्रथा क्या होती है? ये एक राखी प्रथा एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रत्येक गांव के ऊपर 1/5 भाग लेकर 1/5 भाग लेकर उनकी रक्षा का वचन दिया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि राखी जब बहनें भाई को बांधती है तो बदले में रक्षा का वचन लेती हैं, तो उसी प्रकार राखी प्रथा में भी दल खालसा ने
जो कि दल खालसा जो कि धार्मिक सेना थी, उन्होंने 1/5 भाग लेकर उनकी रक्षा का वचन उन्हें दिया। ठीक है, उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया। अब जब ये सुरक्षा का प्रबंध करने लग गए तो ये एक राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, 12 मिसाइलों में से सुकरचकिया मिसाइल, नाम याद रखिएगा, सुकरचकिया मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक बहुत ही खास व्यक्तित्व सामने आते हैं जो कि रणजीत सिंह हैं। ठीक है, को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। इन्हें इतिहास में शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पंजाब 12 मिसाइलों में विभाजित था, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मिसाइल थी सुकरचकिया मिसाइल। ठीक है, आज आगे पढ़ते हैं। ये राजा रणजीत सिंह है, उन्हें शेर पंजाब की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उन्हें बचपन में चेचक की बीमारी हो गई थी जिसके कारण उनकी एक आँख चली गई थी, एक आँख की रोशनी चली गई थी। और इसके लिए वो कहते थे भगवान ने मुझे एक ही आँख दी है, इसलिए मैं उससे देखने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब मेरे लिए सभी बराबर हैं। उनका कहने का मतलब था कि उनके पास एक आँख नहीं है लेकिन मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही फेमस इसलिए थे क्योंकि 1798 में जमन शाह के पंजाब लौटने पर लाहौर पर कब्जा करके उन्होंने उसे राजधानी बनाया और भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारी जमन शाह दुरानी को 17 साल की उम्र में उन्होंने धूल चटाई। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति के लिए जो 17 साल की उम्र में बार बार आक्रमण करने वाले शासक जमन शाह दुरानी को कैसे उन्होंने धूल चटाई। 12 अप्रैल 1801 को 20 साल की उम्र में उन्होंने पंजाब का महाराजा बनाया गया। ठीक है, ये कुछ तथ्य थे, याद रख सकते हैं। देखिए, हमने जैसे कि पढ़ा पंजाब में 12 मिसाइलें थी, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल थी सुकरचकिया मिसाइल। ठीक है, जिनसे ही बिलोंग करते थे राजा रणजीत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं, इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। इन्होंने अफगान शासक जमान शाह को 17 साल की उम्र में धूल चटाई थी, जैसा कि अभी हमने देखा, और जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दी। उन्होंने उनसे हार कर भी उन्हें उपाधि दी कि इतना साहसिक व्यक्ति हमने पहले नहीं देखा। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, 1809 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो आते हैं यहाँ पर और वो प्रतिनिधि मेटकॉफ को, मतलब लॉर्ड मिंटो यहाँ आते हैं भारत में और अपने प्रतिनिधि मेटकॉफ को रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि के लिए भेजते हैं। याद रखिएगा, यह संधि एक मैत्रीपूर्ण संधि है। इसमें कहा गया कि हम एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे के बीच में नहीं आएंगे। ठीक है, रणजीत सिंह ने अफगान शासक शाह शुजा को गद्दी में बैठने पर मदद की थी और इसी से ही प्रसन्न होकर उन्होंने, शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा दिया था जो बहुत ही फेमस है। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने रणजीत सिंह की तुलना किससे की थी? नेपोलियन से की थी। ठीक है, रणजीत सिंह निरंकुश शासन में विश्वास रखते थे और उन्होंने सर्वाधिक ध्यान अपनी सेना पर दिया। ठीक है, उन्होंने यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को तैयार किया ताकि वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सके और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना इन्होंने तैयार की। ठीक है, रणजीत सिंह ने अपनी सेना में विभिन्न धर्म के लोगों को, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं सभी धर्मों को समान देखता हूँ, उन्होंने अपनी सेना में विभिन्न धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया। उनकी तोपखानों का प्रधान था इलाही बख्श। ठीक है, और अपनी सेना के लिए महाना वेतन पद्धति शुरू की। उस समय बहुत नई थी महाना वेतन पद्धति। महाना वेतन पद्धति का अर्थ होता है कि महीने के महीने वेतन दिया जाना। ठीक है, रणजीत सिंह के समय राज्य की आय का सर्वप्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व कर, जो कि 33 से 40% की दर से दिया जाना होता था। ठीक है, रणजीत सिंह का राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था। पहला लाहौर, दूसरा मुल्तान, तीसरा पेशावर और चौथा कश्मीर। ठीक है, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात दरबारी गुटबंदी शुरू होती है। दरबारी गुटबंदी मतलब षड्यंत्र शुरू होते हैं। षड्यंत्र शुरू होने से कि फिर क्या होता है, उनके बाद शासक आते हैं खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जो होते हैं वो अंतिम शासक होते हैं पंजाब प्रांत के। इनके समय ही, दिलीप सिंह के समय ही अंग्रेज़ों का सिखों के साथ टकराव होता है। ठीक है,
देखिए पंजाब जो था एक राज्य, पंजाब प्रांत होता है, उनमें 12 मिसलें होती हैं। विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक इकाई को मिसल कहा जाता है, ठीक है। इसके इनमें एक इम्पॉर्टेंट मिसल है सुकरचकिया मिसल, इनसे ही बिलोंग करते हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बाद आते हैं खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद आते हैं नौनिहाल सिंह, फिर उसके बाद आते हैं शेर सिंह। शेर सिंह की ही अचानक हत्या हो जाती है तो दिलीप सिंह को राजा बनना पड़ता है और वो अल्पायु शासक रहते हैं, मतलब कम उम्र के शासक रहते हैं। इसीलिए उनकी संरक्षिका, उनकी जो राजमाता होती है जिंदन कौर, उनको अपनी गोद में लेकर राज शासन संभालती है, ठीक है। 1843 में ये राजा बनते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, देखिए कैसे परिस्थितियां बदल रही है और कैसे अंग्रेज़ों से उनका मैत्रीपूर्ण संबंध बदल रहा है। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। उसके दूत मेजर ब्रॉडफिट ने सिखों के विरुद्ध उत्तेजक बयान दिए। जैसा कि हम जानते हैं सिख सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान को देते हैं और कोई उनके खिलाफ कुछ बयान दे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो विरुद्ध उत्तेजक बयान दिए और अपमान किया उनका। अब अपमान कर दिया तो अंग्रेज़ों के साथ उनका टकराव बढ़ने लग गया, ठीक है। इसके पश्चात युद्ध होता है। अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह के साथ लाहौर की संधि की, जिसके तहत राजधानी लाहौर में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए की आरोपित किए गए। इनके ऊपर, दिलीप सिंह के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए आरोपित किए गए, ठीक है। इसी क्रम में क्या किया अंग्रेज़ों ने, कश्मीर प्राप्त कर लिया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में और उसे 1 करोड़ रुपए में किसे बेच दिया, गुलाब सिंह को बेच दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके साथ ही एक और संधि करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज, जो कि होती है भैरोवाल की संधि, जिसके तहत दिलीप सिंह की संरक्षिका माता जिंदन कौर का पद समाप्त कर दिया गया। वो संरक्षिका नहीं रहेंगी, वो सिर्फ राजमाता रहेंगी और उनका राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ठीक है। और उन्हें 1.5 लाख रुपये की पेंशन प्रदान की गई। लाहौर में दरबार में एक स्थायी सेना रखी गई जिसका खर्च 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष था, जो कि किसको देना था, दिलीप सिंह को, अंग्रेज़ों को चुकाना था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख होता है 1849 में। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी आ जाता है। पहले में थे हार्डिंग, दूसरे में थे डलहौजी, जो कि प्रत्यक्ष विलय की नीति पर विश्वास रखते थे। उनका मतलब था कि आओ युद्ध करो और सबको अपने में मिला लो, ठीक है। उनका कहना था कि सिख युद्ध करना चाहते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि युद्ध ज़रूर होगा, ठीक है। ये तो कारण थे जो कि परिस्थितियाँ पहले से बन रही थी, तनावपूर्ण हो गई थी। परंतु द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालिक कारण था मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अपदस्थ कर दिया जाना, ठीक है। उनको वहाँ से हटा दिया गया मूलराज को, जिसके कारण सिखों ने विद्रोह कर दिया और इसी का लाभ उठाकर डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर ने युद्ध का नेतृत्व किया और 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को पराजित कर दिया गया, ठीक है। और इसी तरह अंग्रेज़ों का पंजाब राज्य पर भी नियंत्रण हो जाता है। गुजरात युद्ध जीतने के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेज़ी राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया। मतलब अब वो वहाँ पर कौन शासन करेगा, अंग्रेज शासन करेंगे, कंपनी शासन करेगी, ठीक है। और महाराजा दिलीप सिंह को लगभग 5 लाख रुपए की पेंशन पर शिक्षा देने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्होंने सीधे शासक को कहाँ भेज दिया, देश के बाहर भेज दिया कि आप बाहर जाइए, बाहर रहिए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही दिलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया, जो आज भी ब्रिटिश राजमुकुट में मौजूद है। तो इस तरह से कोहिनूर का हीरा भी बाहर चला जाता है और देश के राजा भी, पंजाब प्रांत के राजा भी देश से बाहर चले जाते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 युद्ध देखे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इनके परिणाम और संधियों को याद रखना आवश्यक है, जो कि प्रश्न पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
धन्यवाद।